हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन गुप्ता और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीए फाउंडेशन का एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बेटा एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। एग्ज़ाम में लगभग इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्लियर है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि अगर मैं इसकी सिंप्लिसिटी की बात करूँ ना दोस्त, तो ये तो बिल्कुल आसान, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्त, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, मेरे साथ सिर्फ आधा घंटा बने रहना है। विदिन 30 मिनट्स ये कॉन्सेप्ट आपके ग्रिप में होगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हम ये समझना शुरू करते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लियर है। तो ये समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जी सर, बताइए क्या बताना चाहते हैं। तो बात दोस्त ऐसी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना बेटा, बेसिकली 2 तरीके से अपना काम करते हैं। कोई भी जो बिजनेस होता है वो 2 तरीके से अपना बिजनेस करता है बेटा। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्या होते हैं बेटा? ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं। ठीक है। या ये बिजनेस जो होते हैं ये होते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन से बिजनेस होते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं। बिजनेस बेसिकली 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो वो बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस होगा या वो बिजनेस होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या होते हैं? ये लोग क्या करते हैं बेटा, बना बनाया गुड्स लाते हैं और उसे एज इट इज बेच देते हैं बिना किसी प्रोसेसिंग के। उसमें कोई प्रोसेसिंग वर्क ये नहीं करते, जैसा गुड्स लेकर आए उसे एज इट इज बेच दिया। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं बेटा ट्रेडिंग बिजनेस। क्लियर है। पर बात करें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होते हैं, बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। देखो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, इनके पास एक होती है फैक्ट्री। इनके पास एक होती है फैक्ट्री। ठीक है। एक इनके पास होता है गोडाउन। क्या होता है दोस्त? इनके पास एक गोडाउन होता है। ठीक है। और एक इनके पास होता है ऑफिस। एक इनके पास होता है ऑफिस। क्लियर है। तो बेसिकली ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हैं। क्या परचेज करके लाते हैं दोस्त? रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को ये प्रोसेस करते हैं और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है। फिर जब गुड्स फिनिश हो जाता है, पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, तो ये इस गुड्स को कहां ट्रांसफर कर देते हैं बेटा? अपने गोडाउन में ट्रांसफर कर देते हैं स्टोर करने के पर्पज से। फिर गोडाउन से गुड्स को सेल करने के लिए अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और फिर यहां से ये लोग अपने कस्टमर को क्या कर देते हैं बेटा? गुड्स को सेल कर देते हैं। यहां से ये लोग जो है अपने कस्टमर को गुड्स क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिकली इनका बिजनेस मॉडल होता है। ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब फैक्ट्री में गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है ना दोस्त, जब फैक्ट्री में, बहुत ध्यान से सुनेंगे अब, जब फैक्ट्री के अंदर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है ना दोस्त, तो कई सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं, कई सारी कॉस्ट इनकर्ड होती है। क्लियर है। उसे हम कहते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं दोस्त? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं उसे। क्लियर है। क्या कहते हैं दोस्त उसे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ, इसका एक नाम और होता है बेटा, क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका एक नाम और होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूं, पहले ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको यही समझाऊंगा कि जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में जब भी आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कई सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं, कई सारी कॉस्ट इनकर्ड की जाती है। क्लियर है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है।
अब बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखते जाएंगे कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। देखिए, फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे होते हैं ना बेटा, उन्हें मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ। फैक्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ। दो तरह की कॉस्ट फैक्ट्री में लगती है। एक होती है बेटा डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या आ जाएगी दोस्त, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से सुनना कि जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में बेटा कई तरह की कॉस्ट इनकर्ड होती है। इन सारी कॉस्ट को मिलाकर मैं कहता हूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहता हूं दोस्त मैं इनको, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ही एक दूसरा नाम और होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लगती है वो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है? सर ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट का एक नाम और होता है, पहले बहुत ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट कॉस्ट का एक नाम और होता है जिसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त, प्राइम कॉस्ट। इसी तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी एक नाम और होता है जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर है? तो जब भी आप किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो दो तरह की कॉस्ट इनकर्ड की जाती है। दो तरह की कॉस्ट इनकर्ड की जाती है। पहली कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर इन दोनों कॉस्ट को मैं ऐड कर दूं तो मिलकर बनती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसका एक नाम और होता है प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक नाम और होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखेंगे ये डायरेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, या मैं यूं कहूं प्राइम कॉस्ट के अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं। प्राइम कॉस्ट के अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एक और जो कॉस्ट होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो अगर बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों को ऐड कर दूं बेटा, इन तीनों को मैं क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं, तो ये तीनों मिलकर क्या बनती है बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट बनती है। क्लियर है? इसी तरह से ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है या ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, इसके भी तीन पार्ट होते हैं बेटा। ये भी तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली होती है बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन तीनों कॉस्ट को मिलाकर अगर मैं इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगी बेटा मेरी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए पहले मुझे। मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं फिर से अपनी बात को रखता हूं आपके सामने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फैक्ट्री के अंदर जब भी आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं ना दोस्त, तो उस समय कुछ कॉस्ट इनकर्ड होती है। ये कॉस्ट दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है ना बेटा, बेसिकली वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या बनता है बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट बन जाती है। इसी तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी तीन चीजें आती हैं। पहला इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और तीसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? अब हम एक एक एलिमेंट को, जैसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट के डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वाले एलिमेंट को,
फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाले एलिमेंट को, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले एलिमेंट को समझेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जो 3 एलिमेंट है उसको लाइन से समझेंगे। पहले इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट देखेंगे, फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखेंगे और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे। क्लियर है? तो आइएगा मेरे साथ साथ, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्त, क्या देखिएगा मेरे साथ साथ, हेडिंग डालिएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। चलिए, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो क्या होता है, वो समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये पेन मैन्युफैक्चर करता हूँ, मान लीजिए मेरी पेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट में आपको जो मटेरियल आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा उसे डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। मतलब मैं यूं कहूं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल डायरेक्टली लगा हुआ है उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। मैं इजीली जिस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता हूं वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल है। जैसे पेन के अंदर अगर हम बात करें तो प्लास्टिक हो गया, रिफिल हो गया, इंक हो गई, ये क्या है बेटा, डायरेक्ट मटेरियल है। मतलब जिस भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो मटेरियल डायरेक्टली लगा हुआ है, जिसको मैं इजीली देख सकता हूं, ट्रेस कर सकता हूं, उस मटेरियल को मैं क्या कहता हूं बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कहता हूं। क्लियर है? तो मैं इसके कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। क्या हो गया भाई, ये लो, ठीक है। तो जब मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूं तो मेरे पास प्लास्टिक, इंक, थोड़ा स्टील, ये सब मेरे लिए क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इसी तरह से अगर मैं टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, मैं खिलौने बनाता हूं, तो खिलौने बनाने में भी जो प्लास्टिक यूज हो रहा है वो भी मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। हमारे स्टूडियो में यहां देखें तो यहां पर बहुत सारे बल्ब्स लगे हुए हैं, लाइट बल्ब्स लगे हुए हैं। तो अगर मैं लाइट बल्ब्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो यहां जो ग्लास लगे हुए हैं बेटा इस बल्ब में, वो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब कुछ भी नहीं दोस्त, जिस प्रोडक्ट को मैं बना रहा हूं उस प्रोडक्ट में जिस मटेरियल को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर एक चीज और आती है दोस्त, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। बहुत ध्यान से देखना दोस्त, मैं क्या लिख रहा हूं यहां, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, जिसके बिना मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, उसे हम कहते हैं बेटा क्या, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। अब ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक फेयरनेस क्रीम रखी हुई है, फेयर एंड लवली है ना, जो कर दे 7 दिनों में गोरा। अब अगर इसमें देखें तो अगर मान लीजिए मैं फेयर एंड लवली मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो इसके अंदर क्रीम जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, वो तो है ही, साथ ही साथ ये जो प्राइमरी पैकिंग है ना दोस्त, जिसके बिना ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, ये देखिए आप प्राइमरी पैकिंग देखते हैं बाहर की तरफ, तो ये प्राइमरी पैकिंग मटेरियल भी जो है ना बेटा, ये भी क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ऐसे ही आप शू पॉलिश लेकर आते हैं मार्केट से, तो जब आप शू पॉलिश लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा एक छोटे से लोहे की डिब्बी आपको मिलती है, बिना उस डिब्बी के क्या वो पॉलिश बिक सकती है, बोला नहीं बिक सकती। क्लियर है? तो वो जो मेरा पॉलिश की जो डिब्बी है, आयरन की जो मेरे पास डिब्बी है, वो भी मेरा क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हो गया। क्लियर है? तो डायरेक्ट मटेरियल कुछ भी नहीं दोस्त, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखेंगे और लिखेंगे।
डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, लिखिएगा डायरेक्ट मटेरियल मीन्स direct material means material which can be easily identified in a product कोई भी ऐसा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या कहते हैं, बोला कोई भी ऐसा मटेरियल जिसे मैं प्रोडक्ट में इजीली क्या कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उसे क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। अब जब भी मैं डायरेक्ट मटेरियल की बात करूंगा तो यहां पर मुझे निकालना पड़ता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकालना पड़ता है दोस्त, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ता है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैं कैसे निकालता हूं उसे ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है दोस्त, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस expenses incurred on purchase minus closing stock of raw material इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे, ये जो मेरा अमाउंट यहां पर निकलेगा उसे मैं कहूंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है दोस्त। चलिए इसके बाद अगला जो आता है वो आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगला जो आ रहा है उसका नाम है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, बोला प्रोडक्ट को बनाने में जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसे जो मैं वेजेस पे कर रहा हूं ना दोस्त, वो मेरा क्या कहलाता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर ये मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूं तो इस पेन को बनाने में जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसे जो मैं वेजेस पे कर रहा हूं उसे मैं क्या कहूंगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहूंगा। क्लियर है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में लिखिएगा अमाउंट पेड और पेबल टू वर्कर्स इन्वॉल्व्ड या टू वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, अमाउंट पेड और पेबल टू वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसे जो हम वेजेस पे कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा बेटा, जो भी अमाउंट उसे हम पे कर रहे हैं वो कहलाती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्लियर है। ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, बहुत ध्यान से सुनना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं दोस्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा खर्चा जिसके बिना मेरा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसके बिना मेरा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, वो सारे के सारे एक्सपेंस क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। मैं इसके आपके बहुत अच्छे से एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। 2 एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले रॉयल्टी पेड। सबसे पहला जो मेरा एग्जांपल है वो है रॉयल्टी पेड। अब रॉयल्टी पेड क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता हूं, मैं बेसिकली कार की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। अभी जापान में एक कार लॉन्च हुई है और वो जो कार लॉन्च हुई है उसका डिज़ाइन इतना प्यारा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसी डिज़ाइन की कार इंडिया में लॉन्च करूं तो बहुत मुझे प्रॉफिट होगा, बहुत मेरे कार की सेल होगी। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं उस जापानीज कार के डिज़ाइन को कॉपी करके इंडिया में बेच सकता हूं?
बोला नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि उसको कॉपी करने के लिए पहले मुझे जापानीज कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी और जापानीज कंपनी मुझे फ्री में परमिशन नहीं देगी, उसके बदले वो मुझसे कुछ पैसा चार्ज करेगी। क्लियर है? तो जो वो मैं उन्हें पैसा पे करूंगा जिससे मैं उनकी कार की डिजाइन को कॉपी करके इंडिया में बेच सकूं, तो उस चार्ज को कहेंगे बेटा रॉयल्टी। अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे कार मैन्युफैक्चर करनी है, अगर मुझे कार मैन्युफैक्चर करनी है तो क्या मैं उस कार की डिजाइन को अगर मुझे कॉपी करना है तो क्या मुझे उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी? हाँ, बिल्कुल पे करनी पड़ेगी। बिना रॉयल्टी पे किए मैं कार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, इसलिए ये रॉयल्टी पेड मेरे लिए क्या हो गया बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हायर चार्जेस। कौन सा चार्जेस बेटा? हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल अभी तो अपन पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अब मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है जिसमें मुझे ये बोला गया है कि आपको मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, पर मेरे पास तो सिर्फ अभी मशीन जो है वो तो पेन बना सकती है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं एक ही मशीन से पेन भी बना दूं, एक ही मशीन से मार्कर भी बना दूं। दोनों की डाइस अलग अलग होती हैं। डाइस मतलब समझते होंगे आप, सांचे। दोनों की मशीन से अलग अलग होती हैं, पर मेरे पास वो मशीन नहीं है जिससे मैं मार्कर बना सकूं। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दूंगा ना तो मेरे को बहुत नुकसान हो सकता है। नुकसान मतलब मैं अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लूं तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, और अगर छोड़ दूं तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे लिए वो बन सकता है। तो अब अगर मैं वो मशीन खरीदूं ना तो मशीन तो आ रही है बहुत महंगी, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, बाजार से जो कंपनीज अभी मार्कर बना रही हैं उनसे उनका प्लांट थोड़े दिन के लिए रेंट पर ले लेते हैं। तो अब मैंने वो प्लांट रेंट पर ले लिया और अब उस मशीन से, उस प्लांट से मैं मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। तो उस प्लांट का जो मैं किराया पे करूंगा वो भी मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, क्योंकि अगर मैं उस मशीन का, उस प्लांट का रेंट पे ना करूं तो मैं मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये हो गए बेटा मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस जिनके बिना मेरा गुड्स नहीं मैन्युफैक्चर हो सकता। क्लियर है दोस्त? तो मैंने आपको अभी तक कितनी चीजें समझाई है दोस्त? 3 चीजें। पहली चीज मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, फिर डायरेक्ट मटेरियल में हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन सीखी है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की, फिर उसके बाद हमने आपको सिखाया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और लास्ट में हमने अभी आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? अब हम आते हैं अगले पर, हम अगले कॉस्ट पर आएंगे जिसका नाम है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिसका नाम क्या है दोस्त? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हेडिंग डालिएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है? अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है। देखिए क्या होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो डायरेक्टली नहीं लगा होता, इनडायरेक्टली लगा होता है। सर जैसे एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल, जिस मशीन से मैं ये पेन बनाता हूं उस मशीन में यूज होने वाला लुब्रिकेंट ऑयल, उस मशीन को साफ करने के लिए यूज होने वाला कॉटन वेस्ट, उस मशीन में यूज होने वाले स्पेयर पार्ट्स, ये सभी क्या होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं। साथ ही साथ जो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है, जो उस गुड्स को बनाने में डायरेक्टली नहीं लग रहा पर आपके घर तक उस प्रोडक्ट को सुरक्षित पहुंचाया जा सके, उसके लिए भी एक पैकिंग की जाती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। तो वो जो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये क्रीम बताई थी जिसमें ये वाला जो पैक है ये तो हो गया मेरी प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, और ये वाला जो पैकिंग है
इसे कहूंगा मैं सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप इस प्रोडक्ट को खरीद तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पैकिंग के बिना प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, पर अगर आपके घर तक इस प्रोडक्ट को सुरक्षित पहुंचाना है तो आपको इस तरह की पैकिंग करनी पड़ेगी। उसे कहते हैं बेटा सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत ध्यान से देखना। इनडायरेक्ट मटेरियल में आ सकता है लुब्रिकेंट ऑयल, कॉटन वेस्ट, स्पेयर पार्ट्स, और एक मेरे पास आ सकता है, एक तो लुब्रिकेंट ऑयल आएगा, कॉटन वेस्ट आएगा, स्पेयर पार्ट्स आएगा, और एक आ सकता है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। क्लियर है? तो अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं बेटा, इन सभी को ऐड कर दूं, इन सभी की कॉस्ट को ऐड कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्लियर है? इनडायरेक्ट लेबर क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। जैसे मेरे यहाँ जो फैक्ट्री मैनेजर है वो प्रोडक्ट को बना नहीं रहा, पर वो फैक्ट्री की एक्टिविटीज को इस तरह से मैनेज कर रहा है जिससे फैक्ट्री में बेहतर तरीके से प्रोडक्शन किया जा सके। उसी तरह से फैक्ट्री में आपने देखा होगा एक टाइम कीपर बैठा होता है। कौन बैठा होता है? टाइम कीपर। अब ये टाइम कीपर क्या होता है दोस्त, मतलब ये इस बात का ध्यान रखता है कि कौन कितने समय पर आ रहा है, कौन कितने समय पर जा रहा है। क्लियर है? तो इनको जो मैं वेजेस पे कर रहा हूं, इसी तरह से एक चीज और, सुपरवाइजर। आपने देखा होगा कि फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर होता है जो एम्प्लॉयज के वर्क का सुपरविजन कर रहा है। तो ये सुपरवाइजर को जो मैं वेजेस पे कर रहा हूं, टाइम कीपर को जो मैं वेजेस पे कर रहा हूं, फैक्ट्री मैनेजर को जो मैं वेजेस पे कर रहा हूं, ये सारी की सारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आ जाती है। क्लियर है? और लास्ट में होते हैं बेटा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। बोला ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली नहीं लगते प्रोडक्ट गुड्स के प्रोडक्शन में, इनडायरेक्टली लगते हैं। जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री में जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो। ठीक है? इसी तरह से फैक्ट्री की लाइटिंग का खर्चा। क्लियर है? तो ये सारे खर्चे जो होते हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो अब बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा बेटा, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको दो चीजें समझा दी है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हम समझेंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लियर है? आइएगा दोस्त मेरे साथ साथ देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको कैसे बनाना है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, अब हम प्रिपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले मुझे लिखना होता है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं इन सभी को बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इन सभी को एडजस्ट कर दूं तो क्या निकल जाएगा, मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगला जो मेरा आता है वो आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगला जो यहां पर आएगा वो आएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में यहां लिख दूंगा। फिर उसके बाद मेरा आता है बेटा क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएंगे बेटा मेरे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो निकल जाएगा मेरा क्या, प्राइम कॉस्ट।
अगर मैं इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दूं, प्लस बहुत ध्यान से देखना, ओपनिंग WIP ऐड कर दूं और माइनस कर दूं क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP ऐड कर दूं, क्लोजिंग WIP माइनस कर दूं, तो ये जो आ जाएगा इसे कहूंगा मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर मेरी कहाँ चली जाएगी, एक मिनट रुकिएगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने यहाँ लिख देना है बाय ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है क्या दोस्त? चलिए, तो इस तरह से मेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।